हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में आपको जो है ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जा रहा था। कंस्ट्रक्शन में कोर का कंस्ट्रक्शन हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम अब वाइंडिंग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वाइंडिंग पढ़ाएंगे। कुछ 3-4 टाइप की वाइंडिंग होती है, उसके बारे में छोटा छोटा पॉइंट देख लेते हैं। फिर उसके आगे देखिए, कंस्ट्रक्शन में तो वैसे कई सारे पार्ट हैं। जैसे मान लीजिए बुशिंग हो गया, ठीक है, कंजर्वेटर हो गया, बुखोल्ज रिले हो गया, और उसके बाद जो है आपका ट्रांसफार्मर का टैंक हो गया। ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल यूज होता है उसके बारे में डिस्कस करना, तमाम सारी बातें हैं। तो ट्रांसफार्मर में सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम लोग वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। और वाइंडिंग के बारे में पढ़ने के बाद जो है मैं ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा। वर्किंग प्रिंसिपल बताने के बाद ईएमएफ इक्वेशन बताऊंगा। ईएमएफ इक्वेशन बताने के बाद जो है उसका क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर ऑन लोड, ट्रांसफार्मर नो लोड, इस कंडीशन में बताऊंगा। फिर उसकी टेस्टिंग बताऊंगा, फिर उसका फेजर डायग्राम बताऊंगा। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, फिर लॉसेज वगैरह, फिर इफ़िशियंसी वगैरह, तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आगे आपको पढ़ाया जाएगा। सिलेबस ख़त्म करने की बात है तो सिलेबस ट्रांसफार्मर को बहुत जल्दी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा लेकर चला जा रहा है। अब जैसे ही कम से कम 10-15 दिन बीतेगा, वैसे ही कंटिन्यूअस जो है 2-2, 3-3 वीडियो आपको मिलेंगे और काफ़ी जल्दी जो है क्या कर दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। वैसे तो मशीन फर्स्ट में केवल ट्रांसफार्मर हमें पढ़ना है और डीसी मशीन पढ़ना है, ठीक है। केवल 2 ही चैप्टर, 2 ही मतलब सब टॉपिक को हमें क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन ये दोनों टॉपिक अपने में क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो मैं पहले वाइंडिंग के बारे में पढ़ाता हूँ। तो वाइंडिंग में क्या होता है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है। क्या होती है? कंसेंट्रिक। तो कंसेंट्रिक वाइंडिंग का मतलब क्या है कि जैसे कोर का क्रॉस सेक्शन अगर देखा जाए, जैसे हमने आपको बताया था ना कि ये कोर का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो कोर का क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा क्या है, कोर है। क्या है? कोर, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोर है। ये वास्तव में कैसे है, कोर कैसे है हमारा? कोर कुछ इस टाइप का है, जैसे हमने ट्रांसफार्मर बनाकर आपको दिखाया था ना, ये ऐसे ट्रांसफार्मर का कोर जो है हमने बनाकर दिखाया था। तो ये 3 डायमेंशन इसका फिगर हो गया। इसका फिगर कैसा हो गया? 3 डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला हमारा क्या है, कोर है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका कोर है। ये जो कोर दिखाया जा रहा है ना, ध्यान से देखिए, ये वाला जो हमारा कोर है, ये वाला कोर जिसमें हमें बाइंडिंग को क्या करना है, लपेटना है। इसको अगर हम काट दें, इसको हम क्या कर दें, काट दें, तो यहाँ से जो है, जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा, देखिए ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है ना। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो मैं इसके बेसिस पे आपको बताऊंगा, इससे समझना आपके लिए क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। तो इसके बाद हम क्या रखेंगे, इंसुलेशन रखेंगे। इसके बाद क्या रखेंगे, इंसुलेशन रखेंगे। कोर के जस्ट ऊपर क्या रखेंगे, इंसुलेशन रखेंगे। फिर उसके बाद लो वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे। क्या रखेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे। फिर इंसुलेशन रखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंसुलेशन, इंसुलेशन। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे। क्या रखेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये हमारी एचवी वाइंडिंग हो गई। क्या हो गई, एचवी वाइंडिंग। हालांकि फिगर आपको छापना नहीं है, केवल आपको समझना है। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि कोर के नज़दीक, कोर के बाद, जो जस्ट कोर के बाद जो हमारा कोर होगा, कोर के बाद क्या रखेंगे, इंसुलेशन रखेंगे। उसके बाद लो वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे। उसके बाद जो है इंसुलेशन फिर रखेंगे। फिर उसके बाद हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को हमेशा कोर के नज़दीक ही क्या किया जाता है, रखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप का समझ लीजिए, जैसे अगर ये हमारा कोर है, मान लीजिए काट दिया गया है, ट्रांसफार्मर को क्या कर दिया गया है, ऐसे काट दिया गया है। तो ये हमारा कोर दिखेगा खड़ा खड़ा, जैसे ये फिगर आपको बनाकर अभी दिखाए थे ना, ये वाला। तो ये वाला पार्ट है ये, ठीक है। केवल इतने पार्ट को क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो अब इसके बाद देखिए, ये वाली, इसके बाद जो लेयर होगी, ये वाली लेयर कैसी होगी, ये वाली लेयर हमारी क्या होगी, ये ऐसे कुछ इस टाइप का होगा। ये वाली लेयर आपका, ये वाली लेयर आपकी क्या होगी, इंसुलेशन की लेयर होगी, इंसुलेशन। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो लेयर होगी, इसके ऊपर जो लेयर होगी हमारी, ये हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग की होगी। कैसी होगी, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग। ये वाली लेयर हमारी कौन सी है, लो वोल्टेज वाइंडिंग की है, WDG,
समझ में आया। और उसके बाद जो है फिर इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इंसुलेशन हो गई। ये वाली लेयर क्या है, इंसुलेशन की हो गई, इंसुलेशन। समझ में आया, ये वाली लेयर हमारी क्या हो गई, इंसुलेशन की हो गई। फिर उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पे अब हम फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो हाई, ये हमारी क्या हो गई, हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गई। समझ में आया, ये हमारी क्या हो गई, हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गई। ये सबसे ऊपर वाली क्या हो गई, HV। तो अब इस तरीके की जो वाइंडिंग होगी वो हमारा क्या होगा, कंसेंट्रिक वाइंडिंग। कंसेंट्रिक वाइंडिंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कोर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोर है। इसके ऊपर हमने एक वाइंडिंग को क्या कर दिया, लपेट दिया, एक वाइंडिंग को लपेट दिया, वो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ठीक है। देखिए इसके ऊपर सबसे पहले हमने इंसुलेशन चढ़ा दिया, क्या चढ़ा दिया, इंसुलेशन चढ़ा दिया। फिर उसके बाद क्या है, हम इसके ऊपर लो वोल्टेज वाइंडिंग करेंगे। लो वोल्टेज वाइंडिंग करने के बाद फिर उसके ऊपर फिर इंसुलेशन चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाएंगे, इंसुलेशन चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को इसी के ऊपर क्या करेंगे, लपेटेंगे। तो इस टाइप की जो वाइंडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको पहले ही बताया गया है, लेकिन थोड़ा अपने दिमाग में पिक्चर डिजाइन करना, बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कोर देखिए, अब यहाँ पे क्या है, कोर टाइप जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, लो वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा कोर के नज़दीक रखा जाता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग कोर से दूर रखा जाता है। लो वोल्टेज कोर के नज़दीक इसलिए रखा जाता है ताकि इंसुलेशन क्या हो, कम लगे। दूसरी बात क्या है, अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के नज़दीक रखेंगे तो इंसुलेशन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वोल्टेज के आधार पर ही इंसुलेशन का थिकनेस डिजाइन किया जाता है। तो कास्टली पड़ेगा और सिस्टम हमारा क्या पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, अगर हम लो वोल्टेज हाई वोल्टेज वाइंडिंग को जो है हम कोर के नज़दीक रखेंगे तो ओवरऑल जो वाइंडिंग होता है ना उसका डायामीटर बढ़ जाएगा। तो जब डायामीटर उसका बढ़ जाएगा ना तो उस कंडीशन में कॉपर वायर की हमें क्या पड़ेगी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कॉपर वायर की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए कभी भी हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग को जो है कोर के नज़दीक नहीं रखते हैं। समझ में आया। दूसरी बात क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को सबसे बाहर रखने का क्या फ़ायदा होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को सबसे बाहर रखने का ये फ़ायदा होता है कि हम टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट वोल्टेज हमें जब प्राप्त करना होता है तो हम हाई वोल्टेज साइड क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। लो वोल्टेज साइड कभी भी टाइपिंग नहीं करते हैं। समझ में आया, लो वोल्टेज साइड कभी भी टाइपिंग नहीं करते हैं। मैं हमेशा हाई वोल्टेज साइड ही टाइपिंग करता हूं। मैं मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने लोग हैं ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं वो सभी लोग जो हैं तो हाई वोल्टेज साइड ही टाइपिंग किया जाता है। टाइपिंग उस साइड किया जाता है जहां पर करंट कम हो। तो करंट कब कम होगा, जहां पर वोल्टेज ज़्यादा होगा। जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वहां पर करंट क्या होगा, कम होगा। जैसे P बराबर V इंटू आई, पावर अगर कांस्टेंट है तो V यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, I। वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से, ठीक है। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग थिन वायर की बनी होती है, पतले वायर की बनी होती है, उसमें करंट होता है, इसलिए उसमें टाइपिंग किया जाता है। तो टाइपिंग क्या होता है, जब वोल्टेज को चेंज करना होता है तो टाइपिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, तो वहाँ पर स्पार्क कम होता है। तो हाई वोल्टेज में अगर टाइपिंग करेंगे स्पार्क कम होगा, क्योंकि उसकी करंट रेटिंग क्या होती है, कम होती है। समझ में आया। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग को बाहर रखने के कितने फ़ायदे हैं, दो फायदे हैं। एक तो इंसुलेशन कम लगेगा, दूसरा बाहर रखेंगे तो टाइपिंग आसानी के साथ हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से इसलिए जो है हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लो वोल्टेज वाइंडिंग के बाद ही क्या करते हैं, रखते हैं। अब आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के नज़दीक रखा जाता है तथा हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर रखा जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है। तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक वाइंडिंग बोलते हैं। तो ये जो संरचना है, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर जो है, ऐसे लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर जब हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखी जाती है तो इस प्रकार की जो संरचना हमें प्राप्त होती है उसे हम हाई वोल्टेज, उसे हम कंसेंट्रिक वाइंडिंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उसे हम किसके नाम से जानते हैं, कंसेंट्रिक वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए कंसेंट्रिक वाइंडिंग में आउटर वाइंडिंग के कारण फ्लक्स लीकेज इंक्रीज हो जाता है। देखिए कंसेंट्रिक वाइंडिंग का क्या नुकसान होता है, जो आउटर वाइंडिंग होती है ना उसके कारण फ्लक्स क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है। फ्लक्स लीकेज क्यों हो जाता है, क्योंकि जो
आउटर वाइंडिंग होता है उसकी कोर और आउटर वाइंडिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। समझ में आया? तो डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से जो है रिलक्टेंस इंक्रीज हो जाता है, परमेबिलिटी वहाँ पे रिलक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में लीकेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब जो फ्लक्स होता है ना वो कोर पाथ मतलब नहीं पा पाता है, तो वो दूसरा पाथ पकड़ लेता है, तो उस कंडीशन में कोर पाथ उसको नहीं मिलता है। डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से कोर पाथ जब उसको नहीं मिलता है तो फ्लक्स हमारा दूसरा पाथ पकड़ लेता है। दूसरा पाथ पकड़ने का मतलब ये है कि जहाँ पर फ्लक्स का हमारा कोई भी यूज ही नहीं है, समझ में आया, तो वो लीकेज फ्लक्स हो जाएगा। तो कंसेंट्रिक वाइंडिंग में ये हमारा क्या है, नुकसान है कि जब जो आउटर वाइंडिंग होती है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को जब आउटर रखते हैं तो वहाँ पर ये नुकसान होता है। मतलब कंसेंट्रिक वाइंडिंग में ही ऐसा है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि कंसेंट्रिक वाइंडिंग में क्या होता है ना कि जो देखिए सबसे ऊपर क्या होगी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये हमारा कोर है, तो उसके ऊपर लो वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन रखेंगे, फिर देखिए पहले इंसुलेशन रखेंगे, पहले क्या रखेंगे, इंसुलेशन रखेंगे, फिर उसके ऊपर क्या रखेंगे, लो वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे, फिर उसके ऊपर फिर इंसुलेशन रखेंगे, फिर उसके ऊपर फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग की कोर से जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे फ्लक्स ऐसे होते हैं जो कोर पाथ को अपना रास्ता नहीं बना पाते हैं, ठीक है, वो भटक जाते हैं। तो उस कंडीशन में उसका लीकेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये कंसेंट्रिक वाइंडिंग का क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो कंसेंट्रिक वाइंडिंग में आउटर वाइंडिंग के कारण जो है फ्लक्स लीकेज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आउटर वाइंडिंग कोर से ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है। यह कंसेंट्रिक वाइंडिंग का एक डिसएडवांटेज होता है। कंसेंट्रिक वाइंडिंग का ये क्या होता है, एक डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। यदि हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के नज़दीक रखेंगे तो इंसुलेशन क्या होगा, इंसुलेशन ज़्यादा लगेगा, इंसुलेशन क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, तथा डायामीटर इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करेंगे, अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम क्या करेंगे, कोर के नज़दीक रखेंगे, तो भाई हाई वोल्टेज के इतना हमें इंसुलेशन भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा चारों तरफ। जब चारों तरफ इंसुलेशन हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर फिर बाइंडिंग भी लपेटेंगे, तो कहने का मतलब क्या है, डायामीटर हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो डायामीटर बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में कापर वायर, लो वोल्टेज वाइंडिंग में भी कापर वायर और हाई वोल्टेज वाइंडिंग में भी कापर वायर की हमें क्या पड़ती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम कभी भी लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के नज़दीक और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कोर से दूर रखते हैं। बस केवल एक कारण है यहाँ पे कंसेंट्रिक वाइंडिंग में कि आउटर वाइंडिंग का कोर से डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण लीकेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये जो हमारा देखिए कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, डायामीटर इंक्रीज हो जाता है, देखिए कापर वायर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो हमारा सिस्टम थोड़ा क्या हो जाता है, महंगा पड़ जाता है, क्योंकि कापर वायर की रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती जा रही है, बढ़ जा रही है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, यदि हाई वोल्टेज वाइंडिंग को आउटर साइड रखेंगे तो डिफरेंट वोल्टेज लेवल प्राप्त करने के लिए टैप करना क्या होता है, आसान होता है। जैसे कि हमने बताया है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग को अगर बाहर रखेंगे तो टैपिंग करना उसमें हमारे लिए क्या होता है, आसान। अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम अंदर रखेंगे, कोर के नज़दीक रखेंगे, फिर उसके ऊपर लो वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग से टाइपिंग करना हमारे लिए क्या होगी, असुविधा होगी। समझ में आया? एक तो अंदर है तो अंदर टाइपिंग करना हमारे लिए क्या होता है, असंभव होता है। इसलिए हमेशा हमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग में ही टाइपिंग करना है, क्योंकि उसकी करंट रेटिंग कम होती है तो स्पार्किंग वहाँ पे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इतना अपने दिमाग में रखिए। तो इसी वजह से हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या रखते हैं, बाहर रखते हैं, ठीक है। अब देखिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग के अलावा भी कई सारी वाइंडिंग हैं, जैसे हेलिकल वाइंडिंग। अगर हेलिकल वाइंडिंग की मैं बात करूं तो हेलिकल वाइंडिंग हमारी कैसी होती है, ऐसी एकदम ऐसी जैसे स्प्रिंग नहीं होता है, एकदम स्प्रिंग के ही जैसा एकदम हेलिकल वाइंडिंग होती है। समझ में आया? जैसे हमारा स्प्रिंग है, एकदम इसी स्प्रिंग के जैसा ही हेलिकल वाइंडिंग होती है, ठीक है। बस हेलिकल वाइंडिंग में एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे मान लीजिए जब इसकी करंट रेटिंग हाई होती है ना, तो उस कंडीशन में थिक वायर हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है।
तो थिक वायर जब यूज करते हैं ना तो उसमें ईडी करंट लॉस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस वजह से हम थिक वायर ना यूज करके हम डबल लेयर हेलिकल वाइंडिंग को क्या करते हैं, यूज करते हैं। हेलिकल वाइंडिंग में हम डबल लेयर क्या करते हैं, यूज करते हैं। हालांकि इतना डीपली आपको नहीं जानना है, लेकिन आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आपको जानना ज़रूरी है। हेलिकल वाइंडिंग जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। हेलिकल वाइंडिंग क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, यूज होता है। यह वाइंडिंग लो वोल्टेज और हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये जस्ट लाइक कैसा होता है, स्प्रिंग होता है। ये वाइंडिंग जस्ट लाइक मतलब कैसा होता है, स्प्रिंग होता है। ठीक है, तो हेलिकल वाइंडिंग के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, क्रॉस ओवर वाइंडिंग। अब क्रॉस ओवर वाइंडिंग क्या है, इसमें जो कंडक्टर यूज किया जाता है, इस वाइंडिंग में जो कंडक्टर यूज किया जाता है वो पेपर कवर्ड होता है। उसके ऊपर क्या चढ़ा होता है, पेपर चढ़ा होता है, हाई इंसुलेशन लेवल होता है उसका। ठीक है, तो पेपर कवर्ड वायर यूज किया जाता है। यह स्मॉल ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसका एप्लीकेशन याद रखिएगा, स्मॉल ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, डिस्क टाइप ट्रांसफार्मर है। तो डिस्क टाइप ट्रांसफार्मर, डिस्क मतलब जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर क्या बनाते हैं, डिस्क बनाते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं, मतलब कॉइल को पहले डिस्क के फॉर्म में बनाते हैं। समझ में आया, जो कॉइल होती है, लो वोल्टेज कॉइल, हाई वोल्टेज कॉइल जो होती है, उसको हम डिस्क के फॉर्म में क्या करते हैं, बनाते हैं। तो डिस्क के फॉर्म में बनाने के बाद उसको हम कोर के अंदर क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में उतना डीपली जानना नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है इससे ज़्यादा कभी भी आपके जेईई के एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। इतने पे ही क्या होगा, इतने, ये तो काफ़ी ज़्यादा डीप है क्योंकि बाइंडिंग में इतना कोई आपको पढ़ाता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डिस्क टाइप वाइंडिंग। डिस्क टाइप वाइंडिंग लार्ज पावर रेटिंग ट्रांसफार्मर, सबसे पहला क्वेश्चन यही हो गया कि यह लार्ज पावर रेटिंग के ट्रांसफार्मर में यूज होता है। और क्या कहते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो कंडक्टर यूज किया जाता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा, एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। तो देखिए ये सभी वाइंडिंग, ये जितनी वाइंडिंग है, ये सभी वाइंडिंग जो है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या की जाती है, यूज की जाती हैं। समझ में आया। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में केवल सैंडविच वाइंडिंग का ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में केवल सैंडविच वाइंडिंग का ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बाकी जितने भी कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैं उस सब में जो है कंसेंट्रिक वाइंडिंग यूज किया जाता है। अब कंसेंट्रिक वाइंडिंग जैसे हेलिकल वाइंडिंग हो गया, क्रॉसओवर वाइंडिंग हो गया, डिस्क टाइप वाइंडिंग हो गया। समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद क्या है, जो सैंडविच वाइंडिंग है, सैंडविच वाइंडिंग केवल सेल टाइप ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। यह वाइंडिंग केवल सेल टाइप ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। ठीक है, यह वाइंडिंग केवल ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सैंडविच वाइंडिंग कैसा होता है। सैंडविच वाइंडिंग का मतलब है कि जैसे दो लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या किया जाता है, रखा जाता है। जैसे मान लीजिए वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होगा, तो कुछ इस टाइप का सेल टाइप ट्रांसफार्मर होगा आपका, ये हमारा सेल टाइप होगा। ठीक है, ऐसे हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग। ऐसे लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज। तो इस तरीके की वाइंडिंग की जाती है। ये सैंडविच मतलब एक के ऊपर एक क्या किया जाता है, रखा जाता है। समझ में आया। एक के ऊपर एक क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सैंडविच बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखना है कि जो सैंडविच वाइंडिंग होती है वो केवल और केवल सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको पढ़ाया जाएगा। पहले इसका ट्रांसफार्मर जो है लगभग ट्रांसफार्मर जैसे ही ख़त्म होने के कगार पर होगा तो उस समय हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चालू करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है,
वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आधे घंटे का क्लास लूँगा डेली, तब भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आसानी के साथ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए टेंशन ना लीजिए, बस कोशिश कीजिए कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं आपको उतना ही अच्छा कंटेंट दूंगा। आपको जेई के लिए अलग से क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आप पूरा सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें भी आपको अच्छे तरीके से बता दी जाएंगी। बस आप विश्वास रखिए, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए और नोट्स को भी बनाते चलिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने साथियों को भी बताइए। ठीक है, धन्यवाद।